बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। फिर राशिद अली खान नामी एक शख्स ने आज चैनल पर आकर कमेंट किया कि आप अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर क्यों झूठ बोलते हैं, ये सहाफ़त नहीं दलाली है। मैं राशिद अली खान और इनके कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले हर फर्द से ये सवाल करूंगा कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर जरूर इसका जवाब दें और अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर इसका जवाब दें कि इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस बनाए गए, क्या इनका हकीकत से कोई ताल्लुक है। आज इमरान खान की सजा मौतली की दरखास्त को एंटरटेन नहीं किया जाता, इसके ऊपर फैसला देना तो बहुत दूर की बात है। आज तक जितनी भी इमरान खान को सजाएं दी गई पाकिस्तान की आला अदलिया से, या तो ये सजाएं मुअत्तल हो गई या फिर ये स्टैंड नहीं कर सके वो तमाम फैसले जो इमरान खान के खिलाफ अदालतों से सुनाए गए। आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये कसम खाएं और बताएं कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड जो इमरान खान पर बार बार थोपा जाता है कि ये पैसे कहां गए। क्या इमरान खान ने लंदन में या किसी दुनिया के मुल्क के अंदर कोई जायदाद बनाई? ये पैसे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद थे, जिसे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने एक और मकसद के लिए इस्तेमाल किया। क्या ये इमरान खान का कसूर था? क्या ये पैसे लेकर वो घर चला गया? आज इंसाफ मिलना तो सर बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के केसेस को फिक्स भी नहीं किया जाता। मंगल जुमेरात ये उनका इस्तेहकाक है कि उनकी मुलाकातें करवाई जाए, क्योंकि हम बेहिस हैं। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां पर लोगों की आंखों के सामने कत्ल कर दिया जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं है। इंसाफ पाकिस्तान की आवाम को मिलता नहीं है, तो यहाँ पर किसी ने अगर किसी को ये कह दिया कि तुम उनकी बात करते हो तो लिहाजा ये सहाफत नहीं दलाली है। व्यूअर्स, एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर पाकिस्तान की आवाम आज भी ये सवाल पूछती है कि ये अपार्टमेंट किस तरह आप लोगों ने बनाए और मनी ट्रेल क्या है। और दोस्तों, मुझे अच्छी तरह याद है हाल स्ट्रीट क्लिनिक की सीढ़ियां जब मरीम नवाज अपनी वालदा की अयादत के लिए जाती, लोग उनके ऊपर जुमले कसते। हमने उस वक्त भी उसकी मजम्मत की, और जब पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफत को दबाने की कोशिश की गई, एक लाइव टेलीविजन प्रोग्राम से हमें बाकायदा उठा दिया गया। खान साहब की हुकूमत थी, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं इमरान खान के खिलाफ हो जाऊं और कहूं कि चूंकि मेरे खिलाफ इन्होंने किया। जब भी जुल्म होगा, चाहे वो इमरान खान हो या पाकिस्तान में कोई और सियासतदान, जुल्म होगा, सहाफ़ी का ये काम है कि इन हकाइक को पाकिस्तान की आवाम के सामने रखना और आवाज़ बुलंद करना। ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ रिपोर्ट करें और उस पर कमेंट ना करें। आज जितना जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वर्कर्स और इनके मानने वालों, इनके फॉलोअर्स के साथ हो रहा है ना, पाकिस्तान के 78 बरस की तारीख में इतना जुल्म किसी के साथ नहीं हुआ और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और करवा कौन रहा है? पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो प्रॉक्सी बनी हुई हैं, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ये जो आपके सामने हुकूमत है इसे चला रही है। तो ये सब कुछ हो रहा है। एक सहाफ़ी का काम ये होता है कि जहां पर जुल्म होगा ना, उसके खिलाफ आवाज भी बुलंद की जाए। जहां पर अदालतें इंसाफ नहीं दे रही होंगी वहां भी आवाज आप बने, उन अदालतों को आईना दिखाएं। जब हुकूमत की गलत पॉलिसीज होंगी तो उन पॉलिसीज के खिलाफ आपकी आवाज होनी चाहिए। तो राशिद अली खान साहब, बात करने से पहले जरूर सोचिएगा कि यहां पर बैठकर सहाफत हो रही है, जो जुल्म इमरान खान और उसकी जमात के साथ हो रहा है, अगर यही जुल्म नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा था तो क्या पाकिस्तान के अंदर ये आवाज लोगों ने नहीं उठाई। लेकिन डील करने वालों में और डील से इनकार करने वालों में फर्क होता है। पाकिस्तान की आवाम आज अगर इमरान खान के साथ खड़ी है तो वो कुर्बानी है, और बार बार उसका इनकार करना इस डील से, जिसकी वजह से आज वो पाकिस्तान की आवाम की मकबूलियत उसके साथ है। और डीलर्स के साथ आपको ये मकबूलियत नजर नहीं आएगी। इनकी मरूसी किरदारों की सियासत जिसे वो जिंदा रखने की कोशिश करें, वेंटिलेटर के ऊपर है, कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन कभी भी सियासत जिंदा नहीं होगी। आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। किसी को ये कहना कि ये सहाफत नहीं, चूंकि हम इमरान खान की बात करते हैं तो ये दलाली हो गई। तो सरकार अपने गिरेबान में झांके और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है इसका जरूर जवाब तलाश कीजिएगा, और अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर अपने सवाल का जवाब जो है वो तलाश करना है। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, राशिद अली खान साहब सुने। आज हुआ क्या है कि जब आपको एक दरखास्त फिक्स करवाने के लिए अदालत के जज के कमरे में बैठकर मिन्नतें करनी पड़ती हैं, क्या नवाज शरीफ को इस किस्म की मिन्नतें करनी पड़ी कि मुझे इंसाफ दो? एक जनरल था जिसका नाम जनरल बाजवा, उसने डील की, नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया, डील की, वापस लेकर आ गया क्योंकि उसे एक्सटेंशन चाहिए थी। आज पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की बहनें दरबदर इंसाफ के लिए आप कोशिशें कर रही हैं, और क्या हुआ ये सुने। अलीमा खान की गुफ्तगू
کہ ایک تو جی نیازاللہ نیازی صاحب ہیں, سلمان اکرم راجہ, سلمان صفدر ہیں اور دیگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس جو سرفراز ڈوگر صاحب تھے, ان سے ان کی ملاقات ہوئی. جسٹس سرفراز ڈوگر نے ملاقات میں 26 جون کو کیس کی سماعت مقرر کرنے کی یقین دہانی کروا دی. دنیا کے کس نظام میں ہوتا ہے ایسا کہ آپ ایک درخواست ڈالتے ہیں, آپ کی باری کے اوپر اسے فکس کر دیا جاتا ہے, ایک ٹائم دے دیا جاتا ہے, لیکن یہاں پر منتیں کرنی پڑی ہیں کہ خدا کے لیے ہماری اس درخواست کو آپ انٹرٹین کریں. اور انصاف دینے کی بات نہیں ہو رہی, صرف انٹرٹین مقرر کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور اسے بھی مقرر نہیں کیا جاتا. اور یہاں پہ راشد خان جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ دلالی کر رہے ہیں, جناب یہ صحافت ہے, آپ لوگوں کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے جو اس نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں. پھر دوسری چیز, عدالت میں کیا ہوا سنیں, یہ پیغام رسانی کا سلسلہ سیکرٹری آفس کے ذریعے جاری رہا. دنیا میں سر کوئی ایسی مثال نہیں ہے, دنیا کی کسی عدالت کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ چیمبر میں جا کر آپ کو منت کرنی پڑے. پہلی چیز, بیرسٹر سلمان صفدر نے پہلے نقطہ جو اٹھایا کہ کل کسی بھی دستیاب بینچ کے سامنے آپ ہمارا کیس لگا دیں, لیکن ان کی یہ بات نہیں مانی گئی. کیوں؟ جب آپ نے سکیڈول دیا تھا اس وقت باہمی رضامندی سے ڈیٹ دی گئی کہ 11 جون کو ہم آپ کی درخواست سن لیں گے, لیکن کیا ہوا؟ ملی بھگت. ہم تو اب اس کو یہی کہیں گے کہ ملی بھگت کے ذریعے جس طرح پاکستان میں عدالتی محاذ کے اوپر ججز کو بٹھایا گیا تاکہ عمران خان کی کیسز آگے نہ چل سکیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا چاہتے ہیں, اور نظام انصاف سے اور انصاف کے تقاضے کبھی بھی پورا ہوتے ہوئے جو ہونے چاہیے یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر عمران خان کو انصاف ملے. دوسری چیز, علیمہ خان کے بقول ان کو چیف جسٹس کے سیکرٹری کے آفس میں کہا گیا کہ آپ اب چلے جائیں, آئندہ ہفتے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیس کب لگا ہے. علیمہ خان کے بقول انہوں نے کہا کہ تب تک ہم نہیں جائیں گے جب تک کیس کی تاریخ نہیں دیتے, اور پھر یہ بیٹھے رہے گویا یہ بات تو دھرنا دینے کے مترادف ہے. آپ کو دھرنا دینا پڑا سیکرٹری کے کمرے میں بیٹھ کر کہ 2 تاریخ اور پھر ہم یہاں سے جائیں گے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. یہاں پر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب عمران خان بائیو میٹرک کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز میں جاتے ہیں تو ان کے اوپر رینجرز نے دھاوا بول دیا, اور پاکستان کی عوام نے وہ وقت بھی دیکھا, اور آپ کو جواب ملے گا اس بات کا کہ عمران خان کیوں مقبول ہے اور دیگر سیاستدان اپنے پولیٹیکل کیپٹل کے لیے اس وقت مارے پھر رہے ہیں, اور وہ ڈیپینڈنٹ ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے. دوسری طرف کیا ہوا؟ بائیو میٹرک مشین, عدالتی عملہ عدالت چل کر ایئرپورٹ پر گئی, اور نواز شریف صاحب کے انگوٹھے وہاں پر لگائے گئے, اور پھر ڈائریکٹ ان کی انٹری ہوتی ہے لاہور میں یادگار پر. دنیا کے کس قانون میں لکھا ہوا تھا کہ انہیں اس قسم کا پروٹوکول جو ہے وہ دیا جائے گا؟ اور جو سزائیں تھیں وہ سب معاف ہو گئی, جو کیسز تھے وہ ختم ہو گئے. اور ویورز, یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب جج رانا شمیم نے لندن میں بیٹھ کر ایک پلان کیا, ایک ایفیڈیوٹ سامنے آیا, اور الحمدللہ اس کو مکمل ایکسپوز ہم نے کیا اپنے اس پلیٹ فارم سے, اور دنیا میں وہ ہیڈ لائنز بنی کہ کس طرح ایک جج عامر فاروق صاحب جو خود بھی اب ترقی کر گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے, ان کے بارے میں کیا کیا کچھ کہا گیا, اور الٹیمیٹلی انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنے میں جس طرح سے ان کے کیسز, عمران خان کے کیسز میں ڈیلے اور عمران خان کے بر وقت فیصلے نہ کرنا, یہ صرف اس سلسلے کی کڑی تھی جو یہ پلاننگ اس وقت کر رہے تھے. تیسرے مرحلے میں ان کو کہا گیا کہ اس ہفتے دوسرے جج صاحب نہیں ہیں, آئندہ ہفتے مکمل مصروف ہیں, اس کے بعد والے ہفتے میں آپ کا کیس لگا دیتے ہیں. اور یوں علیمہ خان کے بقول 26 جون کو کیس مقرر کیا گیا. یعنی مرضی چل رہی ہے نا, کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ آج اس ہفتے جو پہلے درخواست آئی اس کو کس اپنی باری پر لگایا جائے گا یا پھر کسی کی مرضی کے مطابق لگایا جائے گا. تو یہاں پر مرضی یہ لوگ جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں. پھر 26 جون کی یقین دہانی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ, وکلا, عمران خان کی فیملی, قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے آفس میں تقریباً 1.5 گھنٹہ موجودگی کے بعد باہر آ گئے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کا کیس مقرر کرانے کے لیے جن کی بہنیں, پارٹی کے قائدین, سلمان اکرم راجہ, اور چیمبرز میں جا کر آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑی ہے, اور پھر جج صاحب چھٹی پر چلے جائیں گے. یہی 26 جون کو جو میرے پاس اطلاعات ہیں اسی قسم کا کچھ کام ہونے جا رہا ہے, اور سماعت نہیں ہوگی. اور یہ ایک پیٹرن ہے عمران خان کی کیسز اور ڈیلنگ ٹیکٹکس کا جو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے. ویورز, آپ کو میں خبر یہ بھی دے دوں, علی امین گنڈا پور نے آج جو باتیں کہی ہیں یہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے نام ایک پیغام ہے. سرنگیں کھودیں گے, خندقیں کھودیں گے, اور اب ہم واپس نہیں جائیں گے. سلمان اکرم راجہ نے بھی جو باتیں کہی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن علی امین گنڈا پور وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف امریکہ میں ہی نہیں, دنیا میں کسی بھی کونے میں کوئی احتجاج کر رہا ہے, ہم بھرپور انداز میں اس کے ساتھ ہیں. اب یہ اس کا بیک گراؤنڈر کیا تھا؟ امریکہ میں ایک احتجاج ہو رہا ہے, اور اس احتجاج کو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں, مبینہ طور پر جو مبینہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوھر صاحب, انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ ہمارا ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے, لہٰذا ہم اسے آن نہیں کرتے. لیکن علی امین گنڈا پور نے اسے آن بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی احتجاج ہوگا, پاکستان تحریک انصاف اس کا بھرپور جو ہے
साथ देगी और हम सपोर्ट करेंगे। तहरीक का प्लान इस मरतबा हम पब्लिक नहीं करेंगे। अब मैं खंदक खोदूं या सुरंग खोदूं, पूरे पाकिस्तान से आवाम को लेकर हम पहुंचेंगे। तमाम इदारों का वन पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को खत्म करो, पीटीआई को खत्म करो, लेकिन ये तो खत्म नहीं कर सकते। अलबत्ता हम 78 साल से काबिज माफिया को खत्म करेंगे और हकीकी आज़ादी जरूर पाकिस्तान के अंदर आएगी। तैयारी करो, इंशाल्लाह ये तहरीक शुरू होने जा रही है और ये तहरीक आर या पार होगी। ओवरसीज खुलकर एहतजाज करें, हम उनके साथ हैं। ओवरसीज को ये गोलियां भी नहीं मार सकते, इसलिए खुलकर आप अपनी आवाज को बुलंद करें। हम अदलिया से नाउमीद हो चुके, अब हम एहतजाजी तहरीक चलाने का अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे और सड़कों पर आएंगे। प्लान नहीं बताएंगे, सब कुछ सामने आएगा। यहाँ एक मार्शल लॉ लगा हुआ है, मुल्क का आइन और कानून खून पर चल रहा है, ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं, अदलिया का कबाड़ा निकाल दिया गया। बाहर मुल्कों में जाकर ये झूठी कहानियां सुनाते हैं और हमारी बर्दाश्त की हद जो है वो खत्म हो गई। हमारा ऐलान है कि हम इस बार गोलियां मारेंगे तो हम भी हथियार लेकर आएंगे और फिर हम भी ठोकेंगे। सुरंग खोद कर इस्लामाबाद आना होगा तो हम जरूर आएंगे। अब इन्होंने कुछ सख्त बातें कही हैं, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अली अमीन गंडापुर इससे पहले भी ये बातें कर चुके हैं कि अगर हमारे साथ जो सलूक 26 नवंबर को किया गया तो आपको 26 नवंबर जैसा ही जवाब दिया जाएगा। मैं आपको व्यूअर्स अलीमा खान की गुफ्तगू भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। बहुत कोशिश कर रही हैं अलीमा खान कि इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला और उनके केसेस जो हैं वो अदालतों में एटलीस्ट वो सुने जाएं और फिर उसके ऊपर समाज जो है हो और कोई फैसला आए। अलीमा खान ने क्या कहा, वो ये कहती है कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन में डाल दिया गया और इमरान खान से मुतालबा किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज की डिमांड ना करें और अवाम की बात करना छोड़ दें। आज आप वकला को कहना चाहती हूं कि आप देख लें कि आप 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो आज आप भी बेबस हैं और जज भी बेबस हैं। आप 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़े नहीं हुए, आज वो 27वीं तरमीम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मामला जहां से खराब हुए वो 26वीं तरमीम थी और वकला ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया। आजम नजीर तारड़ साहब, एहसन बोन साहब, ये इनका ऑब्वियसली ये इनकी इजाद थी और इनके कहने पर, इनकी मर्जी से, यानी इन्होंने मशवरे दिए और इसके ऊपर अमल दरामद करवा कर दिखाया और आज 26वीं तरमीम के सम्राट पाकिस्तान की आवाम को नहीं मिल रहे बल्कि सम्राट पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को मिल रहे हैं। 26वीं तरमीम आजम नजीर तारड़ और एहसन बोन की इजाद है। हम इनको लगाए हुए बंदों को कैसे कबूल कर लें? हमें कहा जाता है कि चुप करके बैठ जाएं, अपने हक के लिए ना निकलें। हमें तारीख लेने के लिए 6-6 घंटे बैठना पड़ता है, फिर केस लगता है तो जज छुट्टी पर चला जाता है। इन जजेस की हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो केस सुने। जज नासिर जावेद एक मुतनाज़ जज हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी कि फैसलों के साथ शैतानी करता है। उसने इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा का ऐसा फैसला दिया कि उसको अपनी 10 पुश्तें याद रखेंगी कि इसके बच्चे नाम बदलते फिरेंगे। हमें कह रहे थे कि अगले हफ्ते बताएंगे कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत की आइंदा तारीख कौन सी होगी। हमने कहा कि अगर आइंदा की तारीख नहीं देंगे तो हम यहां से उठेंगे नहीं। फिर हमें कहा गया कि समाअत 26 जून को होगी। इमरान खान को ये रिहा नहीं करना चाहते। जो कहते हैं कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो इमरान खान के दुश्मन है। तहरीक चलने की बात होती है तो खुशखबरी की बातें शुरू कर दी जाती हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर आज से नहीं बल्कि काफी दिनों से हो रहा है। और सबसे पहले आज अलीमा खान ने भी बता दिया कि बैरिस्टर गोहर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के दुश्मन हैं। जो उन्होंने बातें कही ना कि 5 को रिलीज हो जाएंगे, छोटी ईद पर, बड़ी ईद पर, और फिर इसके साथ साथ सलमान नकम, ये जो आपके लतीफ़ खोसा साहब है, इन्होंने भी तारीखें दी हैं जी बहुत सारी। तो ये भी एक तरह से इमरान खान के दुश्मन है और झूठ बोलते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब एक प्रोफेशनल वकील हैं और उनकी आपने मीडिया अपीयरेंसेस इस हद तक जरूर देखी होंगी कि वो इमरान खान के केसेस के हवाले से बात करते हैं, लेकिन वो आपको सोशल मीडिया पर सिर्फ नजर आएंगे, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर आपको नजर नहीं आते। सलमान सफदर ने कहा कि ये सिर्फ 5 से 7 मिनट का केस है, छुट्टियां सजा मुअत्तली के केस में नहीं होती, और ये बात मैंने चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी से कंफर्म करवाकर खान साहब की फैमिली को बता दी है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि किसी दिन इमरान खान के मुकदमे में मोहसिन अख्तर कियानी साहब, बाबर सत्तार साहब, सुमन रिफत साहिबा और जहांगीरी साहिबा की अदालत में भी पेश हूँ। मैं इस्लामाबाद बहुत आता हूँ, लेकिन पता नहीं उनकी अदालतों का रुख क्यों नहीं कर पाता। आमिर फारूक साहब और मियां गुल हसन साहब बहुत याद आ रहे हैं। अब कुछ सवाल हैं जी कि सलमान सफदर साहब जी काफ़ी सादा इंसान हैं जी। सवाल ये है कि क्या जजेस ट्रांसफर के बाद पुराने जजेस के पास केस लगेगा? जजेस को साइड लाइन कर दिया गया, तमाम केसेस नए जजेस को दे दिए गए, पुराने जजेस छोटे मोटे केसेस इस वक्त देख रहे हैं। और मकसद क्या था कि एक ऐसा बैच जजेस का लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या ऐसी अदालतों में रखा जाए जहां पर इमरान खान के केसेस और इनकी अपीलें जाएंगी, और उसमें वो कामयाब हो गए। हाशिम डोगर साहब ले आए, उनके साथ मजीद कुछ जजेस लाकर उन्होंने उनका जो कबीला था और वहां पे लोगों की तादाद बढ़ाई, ताकि स्ट्रेंथ जो खत लिखकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से सवाल करती है उसे काउंटर किया जा सके। फैसल चौधरी साहब की कुछ बातें जी, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं। और फैसल चौधरी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन
दोस्तों, अगर कोई दोस्त ये समझता है कि कायद इमरान खान की रिहाई अदालत से होनी है तो ये ट्रक की वो बत्ती है जिसके आगे ट्रक भी नहीं है। इसलिए हम सबको अपनी क़यादत जनाब उमर अयूब साहब, मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब और दीगर कायदीन से गुजारिश है कि खान साहब की रिहाई की तहरीक का लाएमल दें ताकि हम कारकुनान इस पर अमल पैरा हों। देखिए, बहुत ही अच्छी बात की है और फैसल चौधरी साहब ने इज्जत के साथ सलमान अकरम राजा का, बाकी दोस्तों का नाम लिया। यही इत्तेहाद है, कमरे में बैठे इख्तलाफात हैं उनको वहाँ पर ख़त्म करें। पाकिस्तान की आवाम और लोगों को तमाशा मत दिखाएं। आपको अगर इख्तलाफ है सलमान अकरम राजा से और आप समझते हैं कि वो तहरीक के साथ जस्टिस नहीं कर रहे तो इसका तरीकाकार है, ये बातें इमरान खान तक पहुँचाएं। आप खुद, आपको एक्सेस हासिल है इमरान खान का, तो लेकिन जो आपने तरीका अपनाया है एक दूसरे को इज्जत देने का, और जिनको इमरान खान ने टास्क दिया आपने भी उनको इज्जत दी, मेरा ख्याल है कि इससे पार्टी के अंदर एक यूनिफिकेशन नज़र आएगी और तहरीक अच्छे अंदाज में आगे चल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि प्लान आएगा कब, प्लान तब आएगा, आपको मैं जवाब दे देता हूँ। क्योंकि फैसल चौधरी साहब ने ये सवाल किया कि लाएमल दें, लाएमल इमरान खान ने देना है। इसको मॉनिटर सलमान अकरम राजा करेंगे, कोऑर्डिनेट उमर अयूब साहब करेंगे। पैटर्न इन चीफ का प्लान आएगा तो उसके ऊपर मिनो अन अमल शुरू जो है वो कर दिया जाएगा। खान साहब का पॉलीग्राफ टेस्ट, इसके हवाले से भी मैं आपको खबर दे देता हूँ कि एक तो दरखास्त पुलिस की मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने इस हवाले से क्या कहा कि मुलजिम की जिद ने मौके ज़ाया कर दिए। ये अनोखा मुलजिम है जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने से इनकारी है। तो कहना पड़ेगा कि अगर ये अनोखा मुलजिम है ना जी, तो ये अनोखा निज़ाम है जो इमरान खान को दीवार से लगाना भी जानता है, इमरान खान के केसेस को अपनी मर्जी से इन केसेस को चलाना भी जानता है और अपनी मर्जी का इंसाफ देने की ख्वाहिश रखता है। तो निज़ाम अनोखा है, इमरान खान अनोखा ज़रूर है और इस जैसा अनोखा पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आपको नहीं मिलेगा। ऐसे जजेस और ऐसा निज़ाम बार बार बनता है, बार बार गिरता है, लेकिन इमरान खान एक है, तो इसलिए इमरान खान वाकई अनोखा है। मैं फिर आपको खबर ये भी दे दूं, शहबाज शरीफ साहब की कुछ बातें और ये बजट से रिलेटेड है। उन्होंने कुछ बजट में आम आदमी के हवाले से कुछ बातें कही। वो ये कहते हैं जी कि आम आदमी पर मजीद टैक्स का बोझ हम नहीं डाल सकते। मैंने आपको इससे पहले भी फिगर्स दी थी कि पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके ने 600 अरब टैक्स FDR की रिपोर्ट है दिया, और जो सरमायाकार है उसका 60 अरब के करीब टैक्स बनता है 9 माह के अंदर। तो पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका टैक्स भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है और इनकी हुकूमत चल रही है, इनके अदारे चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का घर नहीं चल रहा और उसके जो टैक्स वो अदा कर रहा है इसका क्या बनेगा, ये वो बुनियादी सवाल है जो पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके को इनसे करना चाहिए। पाकिस्तान में आम आदमी टैक्स दे रहा है, सरमायाकार टैक्स नहीं दे रहा, और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने आवाम के ऊपर मजीद टैक्स का बोझ नहीं डाला। पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी है, सोलर पर टैक्स 18% बढ़ा दिया, छोटी गाड़ियां महंगी कर दी, ऑनलाइन खरीदो फरोख्त के ऊपर टैक्स आयद कर दिया, ज़राअत पर कोई पॉलिसी नहीं है। क्या ये आम आदमी को छूट दी गई? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान की आवाम आपसे ज़रूर करेगी। अभी आपको ये भी खबर दें, चूँकि ये सवाल जब करने की बारी आई वज़ीर ख़जाना से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पोस्ट बजट के हवाले से, तो फाइनेंस रिपोर्टर्स का वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट, रिपोर्टर्स वॉकआउट कर गए और 20 सालों में पहली बार हुआ है कि फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग नहीं दी गई। ये वजह बनी है जी, और रिपोर्टर्स ने वॉकआउट कर दिया, और ये भी कारकर्दगी है इस हुकूमत की। मैं आपको खबर ये भी दे देता हूँ, और ख़बर है जी बरतानिया से, जहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई लंदन में, जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बिलावल जरदारी की और बाकी लोगों की। तो उन्होंने क्या कहा अमेरिका के हवाले से और भारत के हवाले से, वो ये कहते हैं कि अगर अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़ कर भी लाना पड़ा तो वो लाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का अमन दुनिया के मफाद में है। पाकिस्तान दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी समेत हर मसला बातचीत से हल करना चाहता है। सदर ट्रंप ने भी कई बार वाजे किया कि कश्मीर पर मुज़ाकरात होने चाहिए। भारत सिखों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा है। भारत ने पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कराई। भारत से मुतालबा करते हैं कि वो बैरून मुल्क दहशतगर्दी ख़त्म करे। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, सवाल ये है कि आपने जो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए करना था आपने वो सब कुछ नहीं किया, और आप एक आलाकार बन गए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के, और आप आने वाले दिनों में अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। इससे पहले ये अमेरिका भी गए जब ये फॉरेन मिनिस्टर थे, और उससे पहले भी अपना CV लेकर फिरते रहे, और अमेरिका में थिंक टैंक से मुलाकातें करके उन्हें एहसास दिला रहे थे कि पाकिस्तान में अगर कोई आपके हकूक़ की जंग लड़ सकता है या आपके लिए लॉबिंग कर सकता है तो उसका नाम है बिलावल जरदारी। लिहाजा आपको मेरे साथ जो है ताउन करना पड़ेगा, और अगर आप समझते हैं कि मैं आपके मफादात की सही तरह से तर्जुमानी कर सकता हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो इससे बेहतरीन आपके पास ऑप्शन नहीं है। वो अलग बात है कि इनका पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो डिफरेंट हो गए,
اور ان کو حکومت نہیں ملی. ایک کولیشن گورنمنٹ ضرور ہے لیکن یہ آنے والے دنوں کی اس وقت تیاری کر رہی ہے. آج کی ویڈیو تھی, اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, اور راشد علی خان صاحب کو ضرور جواب دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.